तो आज स्टार्ट करेंगे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो कौन कौन से यूरोपियंस आए थे यहाँ पे? सबसे पहले पोर्तुगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में फ्रेंच। ठीक है, और फिर डेन्स भी आए थे, लेकिन इनका इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कोई रोल है नहीं। तो प्रीलिम्स की डिटेल मैं आपको थोड़ी बहुत लिखा लूँगा, बाकी आप स्पेक्ट्रम से ऐड कर सकते हैं। मेंस में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि यूरोपियन आए क्यों थे, क्या रीज़न था इनके आने का? ट्रेड। वो तो ब्रिटिशर्स के लिए ना, यूरोपियंस के लिए नहीं है। ब्रिटिशर 1600 में आए, पुर्तगीज़ 1498 में आ गए, है ना। तो उनके लिए तो कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि वो यहाँ पे रूल करना चाहते थे। तो मेन क्या रीज़न था उनके यहाँ पे आने का? सबसे पहला कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटमन टर्क्स। जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, स्टार्ट ही यहीं से होती है, पहला चैप्टर। कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटमन टर्क्स। तो कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? कैपिटल है ऑटमन एम्पायर की। ऑटमन एम्पायर के बारे में पता है? नहीं पता? बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो 1400 के आसपास का हीरा था उसमें ऑटमन एम्पायर ये वाला पोर्शन सारा रूल करता था। ये टर्की वाला पोर्शन है ना, ये वाला टर्की के ऊपर का ये टर्की मेन था। मतलब टर्की की कैपिटल जो आज अंकारा है, तब उस टाइम पे इस्तांबुल है ना जो सिटी, उसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। ठीक है, तो ये सामने दिख रहा है ट्रेड हब है, बीच में ब्रिज है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। नहीं किसी को पता चल रहा है तो मैप खोल सकता है अपने फ़ोन में, खोलो वर्ल्ड मैप। कल से नहीं तो फिर प्रोजेक्टर ऑन करेंगे। हाँ, मुझे भी लगता था ऐसे ही है, लेकिन नहीं चलता है। दिख रहा है? टर्की जो है ये ब्रिज है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तो टर्की से ये आपने देखा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज होगी, बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट होगी। छोड़ो, ये आईआर का पार्ट है, तब देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा कंसर्न ये है कि उस टाइम पे इस एरिया को टर्क्स ने कैप्चर कर लिया। टर्क्स कौन थे? तुर्किश लोग। ठीक है, इससे पहले ये एरिया अरब्स के पास था, अरब से पहले ये एरिया रोमन्स के पास था। ठीक है, रोमन एम्पायर 7th-8th सेंचुरी में डिक्लाइन होता है, उसके बाद अरब्स इस एरिया पे रूल करते हैं, और फिर टर्क्स इस एरिया पे रूल करते हैं 1453 के बाद, ऑटमन टर्क्स। तो उनका बहुत बड़ा एम्पायर है। आपने एक कोई वेब सीरीज़ भी देखी होगी शायद, अतातुर्क नाम की कोई ऐसे वेब सीरीज़ आई थी, मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा उसका। अतातुर्क इनका एक रूलर था, उस पे है वो। हाँ, तो वो मेनली ऑटमन एम्पायर का ही बताती है कि ऑटमन एम्पायर ने कैसे रूल किया, कौन कौन से एरिया में उन्होंने रूल किया। तो इस टाइम पे ऑटमन टर्क्स ने इस एरिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले क्या था कि फ्लो बहुत ही नॉर्मल था ट्रेड का। इजिप्टियंस और अरब्स इंडिया से सामान लेके जाते थे और बाई टर्की वो बेचते थे जिनुआ, विनाइस और पूरे यूरोप में। ठीक है, और फिर वहाँ के ट्रेडर्स अपने लोकल मार्केट्स में बेचते थे और सब कुछ आसानी से चल रहा था। लेकिन टर्क्स के आने के बाद क्या हो गया, ये फ्लो टूट गया। अब क्या चाहिए इनको? इनको तो कमोडिटीज़ चाहिए, है ना, लेकिन अब कमोडिटीज़ पहुँच नहीं रही हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वो दूसरा रास्ता क्या था? सी रूट। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सी रूट ढूंढने की ट्राई की, काफ़ी बार फेल हुए, लेकिन फाइनली 1498 में पुर्तगीज़ पहुँचते हैं कैलीकट में, जहाँ पे जमोरिन रूल कर रहा होता है, और फिर वो उसके साथ कुछ ट्रेड पैक्स वगैरह करते हैं और वहाँ से सामान लेके जाते हैं। ठीक है, और क्या रीज़न था? ये तो आ गया एक रीज़न, बहुत ही कॉमन रीज़न है, रनीसा। किसी ने सुना है ये वर्ड रनीसा? है ना,
तो क्या है रनीसा, अगर किसी को पता है तो? रनीसा बोलते हैं ऐसे, अगर पढ़ोगे तो रेनिसेंस टाइप का कुछ लिखते हैं। हाँ, तो रेनिसेंस है द डिस्कवरी ऑफ मैन बाई मैन, ठीक है, अपनी खुद की तलाश करना। मतलब आप इंटेलेक्चुअल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अलग से लिटरेचर बना रहे हो, नया लिटरेचर आ रहा है, पुरानी चीज़ों, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई है उस टाइम पे यूरोप में, तो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नई शिप्स बनी है, तो वो क्या करेंगे, नई चीज़ें डिस्कवर करने का ट्राई करेंगे। तो जो पोर्तुगीज़ रूलर था हेनरी, पढ़ा होगा जिसने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो वो काफ़ी इस चीज़ में डीपली इंटरेस्टेड था कि हम एक सी रूट ढूंढें इंडिया के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने ये सब, रनीसा इसका मेन रीज़न था। रनीसा मेन रीज़न क्यों था? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल अपहीवल्स हो रही थी यूरोप में, तो कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई कर रहे थे। तो अगर ऑटोमन्स नहीं भी कैप्चर करते तो भी वो ऐसा कुछ ढूंढ ही लेते, ठीक है। और क्या रीज़न था? और रीज़न ये था कि यूरोप में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका था। अच्छा इन्वायरमेंट इन द सेंस कि एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा है, मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, लोगों में नई इंक्विजिटी आ रही है, नई चीज़ें देखने की। तो जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आप अलग चीज़ें करने का ट्राई करोगे, है ना। पढ़ोगे जब आप डिफरेंट जोग्राफीज़ के बारे में, तो जानने का ट्राई करोगे कि हाँ वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, वहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, आपका लाइफस्टाइल भी वैसे चेंज होगा। फिर आप थोड़े लोकल चीज़ें पहनोगे, फिर आपको इम्पोर्टेड चीज़ें ही चाहिए। तो इम्पोर्टेड चीज़ें आएंगी कहाँ से? ट्रेड ही तो बंद कर दिया उन्होंने। इम्पोर्टेड चीज़ें लाने के लिए खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। और उस टाइम पे मीट की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, और मीट की कंजप्शन की वजह से वहाँ पे उनको प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस चाहिए। मीट में स्पाइसेस पड़ते हैं, और स्पाइसेस मेनली आते थे इंडिया और इंडोनेशिया से, है ना। तो ये वाला एरिया सारा ट्रेड इसका सारा फ्लॉप कर दिया था ऑटमन टर्क्स ने। तो फिर आते हैं फाइनली पोर्चुगीज़, और पोर्चुगीज़ यहाँ से जब सामान लेके जाते हैं, कौन थे वो? वास्को डी गामा 1498 में आते हैं और सामान लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको पता चलता है कि यार हमारा प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है। और फिर धीरे धीरे बाकी पोर्तुगीज़ दोबारा फिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट सेटल करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे, और फिर पोर्तुगीज़ कुछ एरियाज़ कैप्चर करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज़ एक्चुअल में फैक्ट्रीज़ में क्या काम होता है? प्रोडक्शन का, है ना। नॉर्मल फैक्ट्रीज़ की बात करें, लेकिन इनकी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं होती थी। वो एज ए वेयर हाउस टाइप यूज़ करते थे कि सामान वहाँ पे इकट्ठा करेंगे और फिर वहाँ से अपने शिप्स में भर के लेके जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एरिया से जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई वो मैं लिखवाऊँगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, लास्ट 2-3 बार मैंने चेक कर चुका हूँ, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। पुर्तगीज़ का नहीं आया, इंग्लिश का आया, लेकिन उनकी मर्जी है, किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उनकी सेटलमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं, और कमोडिटीज़ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सारी वही कमोडिटीज़ यूज़ होती हैं। स्पाइसेस हो गया, और इंडिगो हो गया, या साल्ट पैट्रे हो गया। तो ये सब कमोडिटीज़ का तो चलो इतना इशू नहीं है, लेकिन साइट्स का वो काफ़ी घुमाते हैं साइट्स में, ठीक है। तो पुर्तगीज़ के केस में एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, पुर्तगीज़ इंस्टॉल करना चाहते थे कारताज सिस्टम, CARTAZ। पढ़ा है किसी ने कारताज सिस्टम के बारे में? तो होता क्या था, पुर्तगीज़ मेनली मोनोपोली अपनी क्रिएट करना चाहते थे मार्केट में, कि अगर बाकी सभी को हम एक्सक्लूड कर दें मार्केट से तो सारा प्रॉफिट हमारा ही होगा। मोनोपोली पता है सभी को? आपको मैम नहीं? मोनोपोली का मतलब है कि कोई और मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो 2 शॉप्स हैं, ठीक है, एक ही कमोडिटी की, तो एक बंदे के पास 2 ऑप्शन रहेंगे चीज़ खरीदने के, है ना। तो जिससे दोनों की सेल कम हो जाएगी। हाँ, तो मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही सेलर होगा, बस मैं ही बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा। तो मोनोपोली में फिर मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी प्राइस में बेचूं। जब आपके पास खरीदने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मान लो कोई मैं इंपॉर्टेंट कमोडिटी बेच रहा हूँ, चावल, ठीक है, और हम रहते हैं बंगाल में जहाँ पे चावल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों को रोटी खाने का कोई मूड नहीं करता, उनको बस चावल खाने हैं, और वहाँ पे इकलौता मैं ही हूँ जो चावल बेचता है। तो फिर तो मेरी मर्जी, मैं 40 रुपये में बेचूँ या 100 रुपये में बेचूँ पर केजी, है ना। आपको तो खरीदना ही है, क्योंकि आपको तो खाने ही खाने, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो। तो मोनोपोली में ऐसा होता है कि और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस टाइम पे काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे इंडिया के ट्रेड में इंडल्ज थी। चाइना
और इजिप्टियंस, अरब्स, ठीक है, इंडोनेशियंस वगैरह, ये सब इंडिया के ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इंडियंस तो थे ही, केरला वाली साइड के इंडियंस थे, गुजरात वाली साइड के थे, इवन कोलकाता, बंगाल में काफ़ी इंडिया का ट्रेड चलता था और लोकल लोग काफ़ी ट्रेड करते थे। इन्होंने देखा कि अगर ये वैसे ही चलता रहा तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, है ना, तो हम तो मार्केट में एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बिग प्लेयर्स हैं, तो जो नया आता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने स्टार्ट किया कारता सिस्टम। कारता सिस्टम तो बाद में स्टार्ट किया इन्होंने। सबसे पहले इनका मेन क्या था कि ये एक तो शिप से ट्रेड करते थे और इनकी शिप्स पे होती थी कैनन्स, ठीक है। तो कैनन से क्या करेंगे, पायरेट्स वाला काम करेंगे, दूसरों की शिप्स तोड़ देंगे या उनका सामान लूट लेंगे। तो एक टाइम के बाद इन्होंने क्या कर दिया, कारता सिस्टम ला दिया। कारता सिस्टम है कि पास होगा, हम जिस शिप को पास देंगे वही इस सी में फेयर कर पाएगी, अदरवाइज़ वो हमें कहीं दिख गई तो हम उसको तोड़ देंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली उनको डराना धमकाना समझ लो कि आपको यहाँ तो हमसे पास लेना पड़ेगा। और पास इन शॉर्ट कहें पास तो क्या पास, टोल, जैसे आप टोल पे करते हो, ठीक है, नहीं पे करोगे तो वो आपको आगे जाने नहीं देंगे रोड पे। तो इनका भी वही था कि आप यहाँ से पास लेके जाओगे, फिर अगर मान लो इनको अफ्रीका में लेके जाना है तो ये पहले बोलेंगे कि आपको हमारी दूसरी पोस्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वहाँ पे भी टैक्स भरना पड़ेगा, फिर आप वापस मान लो फॉर एग्जांपल इनको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से पास लेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं हमारी एक पोस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जाकर रजिस्टर करो, वहाँ पे भी टैक्स पे करो और फिर यहाँ पे जाओ। तो इनडायरेक्टली ये था अपना प्रॉफिट कमा रहे थे इस चीज़ से और ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रहे थे। यहाँ तो हम बेचेंगे, अगर कोई बेचेगा तो हमारी मर्ज़ी से बेचेगा और हमें पैसे दे के जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये था कारता सिस्टम। तो इसकी वजह से इन्होंने ट्रेड को मोनोपोलाइज करने का ट्राई किया, कुछ टाइम तक किया भी, लेकिन फाइनली जब इनसे सुपीरियर यूरोपियंस आ गए तो उनके सामने इनकी चली नहीं और फाइनली ये स्कम्प हो गए उनके प्रेशर में, ठीक है। तो और काफ़ी रीज़न थे इनके फेल होने के। क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या लगता है आपको, पोर्तुगीज़ क्यों फेल हुए, क्यों अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, जबकि पोर्तुगीज़ फर्स्ट थे इंडिया में आने वाले और लास्ट थे इंडिया से जाने वाले। यस, मान सकते हैं टेक्नोलॉजी कम थी। एक और मेन कारण है कि ये काफ़ी सोशल अपहीवल्स में पार्टिसिपेट करते थे। मान लो कि कन्वर्जेंस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, कि इनका मेन फोकस यही रहता था कि जहाँ पे भी एस्टेब्लिश होंगे वहाँ पे कन्वर्जेंस करेंगे, जिससे लोकल रूलर्स काफ़ी इनके अगेंस्ट हो जाते थे और सभी लोकल रूलर्स अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर सभी के साथ लड़ना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। और कारता सिस्टम और मोनोपोली इनकी एक और शॉर्ट कमिंग थी, जो ब्रिटिशर्स जैसे सुपीरियर लोग मानते नहीं थे इनको, तो उन्होंने इनको आउस्ट ही कर दिया, निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो लिखते हैं फिलहाल इसमें, सबसे पहले लिखिए वाई यूरोपियंस केम टू इंडिया। किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्पिरिट ऑफ रेनिसा। RENAISSANCE, NAISSANCE। इसमें लिखिए द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन of Europe in 14th 15th century made them to think
out of box solutions for their problems. Box solutions made them to think out of box solutions for their problems. मिस हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाई ऑटमन टर्क्स. ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. CONSTANTINOPLE. By Ottoman Turks, OTTMAN, Ottoman Turks, TURKS, OTTMAN, TURKS. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्च फॉर डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया for oriental goods. Oriental goods, ORIENTAL. ओरिएंटल गुड्स वो गुड्स हैं जो वो इंडिया से लेके जाते थे, ठीक है. एग्जाम्पल, प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस एट्सेट्रा. नेक्स्ट लिखिए, पुर्तगीज फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी. इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, कमर्शियल प्रॉफिट्स भी लास्ट में इसी में. थैंक यू. कमर्शियल प्रॉफिट्स, कमर्शियल प्रॉफिट्स कुछ नहीं, बस इतना बहुत है. नहीं ये हाँ, प्रीशियस स्टोन्स एंड स्पाइसेस, ये ऊपर वाले के साथ है ना, ऊपर वाले पॉइंट के साथ, ओरिएंटल गुड्स के. हाँ, इसकी एग्जांपल है ये. हाँ, नेक्स्ट लिखिए, पुर्तगीज फैक्ट्रीज इन इंडिया. कैलीकट, कन्नानौर, CANNANORE. कैलीकट सबसे पहले, CALICUT. सेकंड, CANNANORE, कन्नानौर. नेक्स्ट, कोचीन, COCHIN, कोचीन. इसके बाद मैंगलोर, MANGLORE, मैंगलोर. इसके बाद सैन थोमे, SANTHOME. इसके बाद नागपट्टिनम, NAGPATINAM, PATINAM, नागपट्टिनम. ये आंध्र प्रदेश में है. हाँ, साउथ और साउथ ईस्ट कुछ है मालाबार कोस्ट के और कुछ है कोरमंडल कोस्ट के, ठीक है. जैसे कोचीन हो गया, मैंगलोर हो गया, कन्नानौर हो गया, कैलीकट हो गया, ये सारे वेस्टर्न साइड के हैं, मालाबार कोस्ट. और जो ये सैन थोमे है, नागपट्टिनम है और हुगली है, ये कोरमंडल कोस्ट, ठीक है. पता है ना मालाबार और कोरमंडल? डाउट है किसी को? मालाबार आगे केरला वाला एरिया, ठीक है, केरला कर्नाटका, उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं. और कोरमंडल कोस्ट आ गया तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है. तो नागपट्टिनम के बाद है हुगली, हुगली HOOGLY. कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में.
इसके बाद लिखिए कारताज सिस्टम, CARTAZ। ये मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें लिखिए पोर्तुगीज ट्राई टू मोनोपोलाइज Portuguese try to monopolize the trade by ousting OUSTING। क्या होता है ousting? रिमूव करना या भगाना, ठीक है। चाहते थे कि बाकी सभी भाग जाएं। by ousting all their rivals फ्रॉम इंडियन ओशन ट्रेड। आपको ज़रूरी नहीं है ये ओस्टिंग जैसे वर्ड यूज़ करना, जो आपको फेवरेबल लगता है वही करो, ठीक है। ये क्योंकि ये मेरी वोकैबुलरी में फिट बैठते हैं इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ऑल देयर राइवल्स फ्रॉम इंडियन ओशन ट्रेड फुल स्टॉप, दे यूज़ कोएर्सिव मेथड्स, they use coercive methods, coercive COERCIEVE। क्या होता है coercive? फोर्सफुली किसी से काम करवाना, ठीक है। the use of force for doing anything, they use coercive methods to oust OUST the Egyptians and Persians who were there arch rivals ARCH-RIVALS। आर्च राइवल्स कौन होते हैं? आर्च राइवल्स कंपिटिटर्स इन इंडियन ओशन ट्रेड। नेक्स्ट पैराग्राफ, Carthage system is a sea pass introduced by the Portuguese East India Company। ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जितने भी आए हुए थे इन सभी की जिन कंपनी थी सभी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था, बस ब्रिटिशर्स का नहीं था। ब्रिटिशर से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगता है, फ्रेंच से पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगता है, पोर्तुगीज़ से पहले पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फुल स्टॉप। द कारताज वाज अ पास कमा the holder of which was declared to be free from seizure SEIZURE by the Portuguese Navy। बाय द पोर्तुगीज़ नेवी। तो मतलब पोर्तुगीज़ नेवी इनको सीज नहीं करती थी, जिनके पास है पास होगा, और जिनके पास नहीं होगा उनका फिर आपको पता ही है बस कैनन्स का यूज़ होगा और उनकी पूरी शिप तोड़ दी जाएगी, ठीक है। सामान लूट लिया जाएगा। और पोर्तुगीज़ और भी एक काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस करते थे पोर्तुगीज़, स्लेव। तो स्लेव्स बनाएंगे और फिर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। और फिर एक बार उन्होंने मुमताज़ महल, आपको पता होगा क्वीन ऑफ शाहजहाँ,
हाँ हाँ, उनकी कुछ दो बेटियां नहीं थी उनकी, नौकरानियां थी उनकी, तो उनको उन्होंने स्लेव बना लिया था और फिर उनको कन्वर्ट करने का ट्राई किया था। ठीक है, तो नौकर और स्लेव में क्या फ़र्क है? पहले स्लेवरी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, मान लो एक कोई लड़का है, या तो उसके पास इंटेलेक्ट है या फिर बॉडी उसकी अच्छी खासी है कि फील्ड में काम कर सकता है या आर्मी में काम कर सकता है, तो मार्केट में बोली लगेगी। या फीमेल है, कोई लड़की है, उसके पास भी कोई स्किल है, तो मार्केट में बोली लगेगी और फिर उसको ख़रीद के लेके जाएंगे। ठीक है, फिर वो हो गया उनका स्लेव, उन्होंने पैसे पे किए उसके लिए, फिर उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन सैलरी इंडिया के स्लेव्स में थोड़ा सा ये फ़र्क था कि सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन लिविंग कंडीशन थोड़ी बेटर रहती थी एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। अगर आपने कोई है जो मूवीज़ देखता है स्लेव पे, किसने देखी है 12 ईयर्स अ स्लेव? नहीं देखी? ज़रूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, तो किसी को अगर जानना है कि स्लेव्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था यूरोप में, पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका मेंशन आएगा, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं जैसे आपको एक हल्का सा बता रहा हूँ कि स्लेव्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था। तो 12 ईयर्स अ स्लेव एक मूवी है, और एक है इमेंसिपेशन, रिसेंटली है ये विल स्मिथ की, 1-2 साल पहले रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि स्लेवरी में क्या क्या होता था। तो स्लेव्स के साथ बिल्कुल इनह्यूमन सा ट्रीटमेंट होता था, बस खाने को थोड़ा सा दे देंगे, बाकी मतलब मास्टर्स उनको चाबुक से मारेगा अगर वो काम नहीं करेंगे, तो सैलरी वगैरह कुछ होती नहीं थी, और वो घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। मतलब स्लेव जो है वो एक, उसको लॉयल रहना पड़ेगा मास्टर के लिए, मास्टर जो कहेगा उसको करना है। ठीक है, और एक और सिस्टम है इसमें सर्फडम। सर्फडम का नाम सुना आपने, किसी ने? नहीं सुना? सर्फडम में ऐसा होता है कि जो बंदा होगा वो लैंड के लिए वफादार होगा, मतलब वो उसी लैंड के साथ अटैच रहेगा, फिर चाहे उसका ओनर जो मर्जी हो, ओनर चेंज होगा लेकिन वो उस लैंड से हिलेगा नहीं, वो लैंड पे ही उसने काम करना है। लेकिन सर्फडम, इसमें स्लेवरी में क्या होता है, वो मालिक के लिए काम करता है, एक पर्सन के लिए, पर्सन ने उसको ख़रीदा होता है, वो उसको जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन थी, लेकिन पढ़ेंगे हम अभी। मॉडर्न हिस्ट्री में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, या तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे या तो फिर हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, स्लेव्स का थोड़ा सा मेंशन एंशिएंट में भी आता है, लेकिन एंशिएंट में भी इतना ज़्यादा नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे हम इसका, क्योंकि स्लेवरी बहुत बड़ा इशू था अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने में। ठीक है, उन्होंने पूरी इलेक्शन ही उसी पे लड़ी थी। किसने? अगर अमेरिकन, हाँ, सर्फ्स, SERFS पढ़ेंगे, सर्फडम भी पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। मुझे माइथोलॉजी नहीं पता। ठीक है, मेरा माइथोलॉजी बहुत वीक है। हाँ, स्लेव्स की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन स्लेव्स थोड़े अलग हुए कि स्लेव मास्टर के लिए लॉयल होंगे, वो लैंड के से अटैच होंगे सर्फ्स। ठीक है, लैंड मान लो आज आपकी है, आपने बेच दी किसी बंदे को, लेकिन जो सर्फ्स हैं वो वहीं पे रहेंगे, उनको उनको कोई मतलब नहीं है कि आप किसी को बेचो या ना बेचो, वो लैंड के साथ अटैच्ड हैं। हाँ, रक्षा तो नहीं करेंगे, काम करेंगे उस पर। रक्षा करना तो अलग हो गया ना, वो तो फिर प्रोटेक्ट, वो ऑनर है जो रक्षा करेगा। ठीक है, स्लेव्स को क्या मतलब है क्या हो रहा है, स्लेव्स को बस वो है जो काम मिलेगा वो करना है, वो उनको उसी लैंड पे काम करना है, ओनरशिप चाहे चेंज होती रहे। ठीक है, तो फिर कुछ इसमें अभी पोर्तुगीज़ के कुछ गवर्नर्स हैं और उनके कुछ छोटे मोटे काम हैं, वो लिख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, FRANSISCO, फ्रांसिस्को, छोड़ो उसको, अल्फांसो इसके बाद आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया 1505, ALMEDIA। 1505। तो इसकी सबसे पहली पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या ब्लू वाटर पॉलिसी? इनडायरेक्टली काटा सिस्टम भी वही है,
कि हम अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे वाटर्स में, ठीक है, तो किसी और के ट्रेड को प्रमोट नहीं होने देंगे। ये है ब्लू वाटर पॉलिसी। कोई ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी मेंशन हुआ पोर्तुगीज़ का कुछ काम तो आप वैसे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं पूछने नहीं वाले इसको। और दूसरा इनका मेन काम था डिफीटिंग द कंबाइंड नेवीज ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात। कंबाइंड नेवीज ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात। तो होता क्या है कि इजिप्ट और गुजरात के जो रूलर्स होते हैं वो देखते हैं कि ये काफ़ी ख़राब ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं पोर्तुगीज़, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपनी फैक्ट्री सारे उनके एरियाज़ में भी बना रहे थे। जैसे हॉर्मुज़ हो गया, हॉर्मुज़ पता है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? अभी आपने मैप देखा ही नहीं होगा, आपको कहाँ पता होगा, है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ एडन, रेड सी तो पता ही होगा, रेड सी, हाँ। तो रेड सी में जो स्टेट इंटर करती है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, हॉर्मुज़ है या एडन है, इन दोनों में से एक है। ये मैप भी बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ एडन वो वाला एरिया है, रेड सी वाला, हॉर्मुज़ वाला ऊपर वाला एरिया जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया ना, जिसमें आपका कंट्रीज़ लाइक ओमान, ठीक है, यूएई, और उसको उसके बीच में से जो वाटर्स हैं और फिर ऊपर वाली साइड इराक और ईरान आ जाते हैं, ठीक है, वो हॉर्मुज़ वाला एरिया। और एडन वाला एरिया, जिसको नहीं समझ आ रहा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं बस आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि वो एशिया के वेस्टर्न पार्ट में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे पोर्तुगीज़ कुछ ट्रेडिंग पोस्ट बना रहे थे, जो वहाँ के रूलर्स को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से इजिप्ट के रूलर ने गुजरात के रूलर के साथ कोलैब किया और दोनों ने मिलके इसके बेटे को मार दिया। क्या नाम है इसका? अल्मेडिया, ठीक है। तो इसके बेटे को मार दिया, अल्मेडिया बहुत नाराज़ हुआ, ये दोबारा गया, इसने फाइट की और इस दोनों रूलर्स को हरा दिया और अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी ई, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ALBEQUERQUE। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए रियल फाउंडर। तो ये रियल फाउंडर था पुर्तगीज़ पावर एस्टैब्लिश करने का यहाँ पे, ठीक है। रियल फाउंडर। नेक्स्ट लिखिए इसमें एस्टैब्लिशेस पोस्ट on all the entries to the sea, on all the entries to the sea। तो कौन कौन सी एंट्रीज है सी में? एग्जाम्पल लिखिए मालाबार। कौन सा एरिया मालाबार? यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको नहीं पता तो ये वाला पोर्शन, ये वाला मालाबार, ये कोरमंडल लिखा भी है सामने सामने, ठीक है, मालाबार है। इसके बाद मलक्का, मलक्का पता है सभी को? मलक्का स्ट्रेट, जो आर्ट्स वाले उनको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, इतना तो मैप देखा होना चाहिए। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है? नहीं पता? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। मान लो ये अंडमान है ना, अंडमान से थोड़ा सा आगे मान लो इस वाले पोर्शन में मलक्का स्ट्रेट है। इंडिया में नहीं है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 50 या 60% ट्रेड वहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो उसको चोक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो बंद होगी तो पूरा ट्रेड रुक जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आपको देखनी है तो गूगल कर सकते हो। मलक्का के बाद रेड सी,
नेक्स्ट ऑर्मूज, ORMUZ, MUZ, कामा ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, हाँ अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका। तो आप एक काम करिए, आप ना मैप लेके ही आया करो साथ में, एटलस तो होगा सभी के पास, है ना। तो क्योंकि इससे आपका एक तो IR का भी थोड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो आपका मैप भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मैप स्ट्रांग करने में, ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखोगे आपको चीज़ याद रहने वाली है। और एक चीज़ तो है नहीं, हर साल न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, जिसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं न्यूज़ में, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था यूक्रेन पे, वॉर चल रही है, ठीक है, तो यूक्रेन पे कौन कौन सी कंट्रीज़ यूक्रेन के साथ टच करती हैं, कौन सा रिवर है वहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से पोर्ट्स में लड़ाई चल रही है। अभी UPSC का तो ठीक है, वो स्टैंडर्ड ही पूछेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं या कौन सा रिवर है, KS वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, सारी सिटीज़ के नाम याद करने पड़ जाएंगे उस चक्कर में, ठीक है। कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कौन सी आर्मी लड़ रही है, कौन कमांडर है, ये तो चलो ये तो बहुत ज़्यादा छोटी डिटेल होगी, लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में है, कौन सी कंट्रीज़ टच कर रही हैं, कौन सा रिवर है उस एरिया में, ठीक है, वहाँ की जोग्राफी किस टाइप की है, जैसे क्या क्या ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ से, है ना। अभी आपने सुना होगा ब्लैक सी ग्रेन डील, सुना किसी ने ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में? न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ रहा है? कोई भी नहीं? कर दो स्टार्ट फिर, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है कि उसमें रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन का मेजर एरिया जो है वो एग्रीकल्चर फॉलो करता है और वीट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है वहाँ पे, तो यूक्रेन को वीट बास्केट भी कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वीट का ट्रेड वहाँ से होता है। अभी वॉर चल रही है, रशिया ने पोर्ट सारे कैप्चर कर लिए और जो नहीं भी कैप्चर कर किए हैं वहाँ से भी वो ट्रेड होने नहीं दे रहा, ठीक है। तो वीट का ट्रेड होगा नहीं तो क्या होगा इससे? हाँ, उनकी तो रुकेगी, उनको छोड़ो, उनके साथ हमें मतलब नहीं है, बाकी लोगों के साथ क्या होगा, वर्ल्ड के साथ क्या होगा। हाँ, वीट की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। और वीट की शॉर्टेज चलो अमीर कंट्रियाँ तो सह सकती हैं, क्या करेंगी, प्राइस राइज कर देंगे, लेकिन जो गरीब कंट्रियाँ, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भुखमरी है, उनके पास वीट नहीं पहुँचा तो क्या होगा, लोग पॉवर्टी से मर जाएंगे, खाने के बिना मर जाएंगे, या फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसको वो बेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ कंप्रोमाइज़ ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए UN और टर्की ने मिलकर एक सोल्यूशन ढूंढा, ब्लैक सी ग्रेन डील, उन्होंने निगोशिएट करवाया यूक्रेन और रशिया के बीच में कि बाकी आप कुछ मत करने दो लेकिन कम से कम ग्रेन को तो जाने दो, तो वो रशिया ने अलो किया, लेकिन अभी वो कुछ 120 दिन की डील थी, उसके बाद रशिया ने फिर मना कर दिया कि अभी डील ख़त्म, अभी आप हमारी डिमांड नहीं सुन रहे तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो अभी ख़त्म हो गया, अभी रशिया मान नहीं रहा है, तो अभी वो लगे हुए हैं रशिया को मनाने में कि मान जा, कम से कम ग्रेन तो जाने दे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर इन 1510। बीजापुर, BIJAPUR, इन 1510। तो बीजापुर कौन सा एरिया है? मेनली कर्नाटका वाला, ठीक है। तो 5 डेक्कन स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, आपने मेडिवल नहीं पढ़ी अभी, थोड़ा बहुत पता होगा, है ना, बिदर, बिरार, अहमदनगर और गोलकोंडा, है ना। तो ये सब क्या थे, डेक्कन स्टेट्स थी और इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे विजयनगर वाले। तो विजयनगर वाले फाइनली क्या करते हैं, इनको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। एक ही किंगडम होता है ये डेक्कन बहामनी किंगडम, तो वो डिसइंटीग्रेट होकर 5 स्टेट बन जाती हैं, जिसमें सबसे स्ट्रांग होती है बीजापुर। बीजापुर मेनली वेस्ट वाले एरिया को डोमिनेट करती है, उनका मेजर पोर्ट होता है गोवा, और पोर्तुगीज़ क्या करते हैं, उनसे वो पोर्ट छीन लेते हैं, उनको हरा के 1509 में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एबोलिशन ऑफ सती। तो जिस एरिया में ये रूल करता है वहाँ पे ये एबोलिशन ऑफ सती अनाउंस कर देता है कि अब से कोई सती प्रैक्टिस नहीं करेगा।
न्यूज़पेपर आप सभी को डेली पढ़ना है, ठीक है। अभी तो आपके एग्ज़ाम नहीं है पास में, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले न्यूज़पेपर छोड़ना है और फिर डायरेक्टली बस उसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है जो आपका सामने होगा। मान लो प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स से 1-1.5 महीना पहले आप न्यूज़पेपर छोड़ दो और बस बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, बेसिक करंट अफेयर्स जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा। तो अभी करंट अफेयर भी नहीं पढ़ रहे होंगे आप? नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं? कौन सा? कौन सा पढ़ रहे हो? कौन सी कोचिंग का पढ़ रहे हो? वो तो हो गया ना, इंडियन एक्सप्रेस का आप डिस्कशन देख रहे हो कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या हुआ है एक दिन का, वो पूरा बता देंगे वो। नहीं, कौन सा बता रहे हो आप फिर? तो वही मैं बता रहा हूँ ना, जो नहीं पता वो पूछो। ऐसे मतलब ब्लैंकली चलते रहोगे तो कहाँ तक जाओगे आप? करंट अफेयर की मैगजीन्स आती है मार्केट में, मार्केट से नहीं लेनी है, अगर लैपटॉप से आपके पास तो डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। विजन की आती है, विजन पता है ना, विजन इंस्टीट्यूट, हाँ, तो उनकी सबसे पॉपुलर है मंथली मैगज़ीन। इनकी आती है, इनसाइट्स की आती है, वाजीराम की आती है, जो आपका मन करे वो पढ़ सकते हो। लेकिन विजन की काफ़ी रिकमेंडेड रहती है, स्टैंडर्ड है उनकी, तो वो आपको मंथली कवर करना ही करना है, ठीक है। तो अभी से करना शुरू कर दो, धीरे धीरे एक एक टॉपिक रोज़ पढ़ोगे। करंट अफेयर से आपका ये रहेगा ना, कम से कम आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा। आप सब्जेक्ट के बाहर का आपको पता चलने लगेगा। जैसे ग्रेन डील आपको पता ही नहीं था क्या है, ठीक है। अब ग्रेन डील के साथ आपको 4 चीज़ें और पता चली होंगी कि ग्रेन डील था, उसमें टर्की इन्वॉल्व था, टर्की कहाँ पे है, टर्की ने क्यों डील करवाई, टर्की को क्या लॉस होगा इस चीज़ से। जब आप खुद ये पूरे आर्टिकल्स पढ़ोगे, या तो न्यूज़पेपर में ये सब कवर करोगे और या फिर करंट अफेयर में, ठीक है। लेकिन ये 2 चीज़ें जो आपको डेली करनी है, करंट अफेयर मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो वो टफ है न्यूज़पेपर पढ़ना। स्टार्ट में अगर आप शुरू कर रहे हो, बहुत ही मुश्किल होगा 4 घंटे से पहले आपके लिए ख़त्म करना, ठीक है। और आजकल तो न्यूज़पेपर इतने बड़े हो गए हैं कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस होगा किसी के पास तो कम से कम 8 आर्टिकल आ रहे हैं एक दिन में। 8 आर्टिकल को छोड़ के बाकी जो छोटी मोटी न्यूज़ है वो तो है ही, उसको 8 आर्टिकल पढ़ने में, एक आर्टिकल में भी 10-10 मिनट दोगे तो कहाँ गया टाइम, है ना। 80 मिनट्स तो वही हो गए, तो 1 आवर एंड कितने 20 मिनट्स हो गए। बाकी न्यूज़पेपर भी कवर करते कम से कम आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो 2.5-3 घंटे वो लग ही जाते हैं। तो अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे, 3-4 महीने बाद आपका टाइम थोड़ा रिड्यूस होगा, 2 घंटे पे आओगे, 1.5 घंटे पे आओगे, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब आप उसको 1-1.25 घंटे में कवर करके ख़त्म कर सकते हो। तो ये एक मतलब रिकरिंग प्रोसेस है, डेली करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कहोगे कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ही नहीं, करंट अफेयर मैगजीन ही पढ़ूंगा, उससे भी कुछ नहीं होता। करंट अफेयर मैगजीन 111 पेज की या 100 पेज की होगी मंथ की, है ना। और न्यूज़पेपर में डेली के कितने 16 से 17 पेजेस होते हैं, तो वो कितना पेजेस को कंपाइल करके वो 100 पेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कॉन्टिन्यूसली करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट लिखिए, नीनो डी कुना, NINO DECUNHA। ये 1529 में बनते हैं गवर्नर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए 1530 शिफ्टेड कैपिटल टू गोवा। 1530 में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट 1534 आइलैंड ऑफ बसाइन, आइलैंड ऑफ बसाइन BASSEIN। कैप्चर्ड लिख लीजिए पहले, आइलैंड से पहले ना कैप्चर्ड लिख लीजिए। कैप्चर्ड आइलैंड ऑफ बसाइन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट हुगली। फैक्ट्री एट हुगली, HOOGLY। मैम आपका ग्रेजुएशन किस में है?
आर्ट्स में है। तो इससे पहले आपका है इसमें कुछ बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं था? ठीक, कोई नहीं। तो जहाँ पे समझ नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट लिखिए, वाई पोर्तुगीज लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया। वाई पोर्तुगीज लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नॉट एबल टू compete with other European powers। तो जब बाकी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई तो ये उनके साथ compete ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो सुपीरियर थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील diverted colonizing activities of Portugal to the west। तो टाइम के साथ क्या हुआ, इनको ब्राज़ील दिख गया और इन्होंने अपनी सारी अटेंशन ब्राज़ील में डाइवर्ट कर दी। इन्होंने सोचा इंडिया को छोड़ो, ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। ब्राज़ील भी जैसे इंडिया में काफ़ी एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे भी इन्होंने शुगर केन वगैरह, अभी भी आज के टाइम पे देखें तो नंबर 1 जो प्रोडक्शन है शुगर केन की, वो कभी इंडिया टॉप पे जाता है, कभी ब्राज़ील टॉप पे जाता है। तो वहाँ पे भी इन्होंने ये सब एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट कर दिया, पोटैटो वगैरह ले आए वहाँ पे और फिर आराम से वहाँ पे सेटल हो गए और इंडिया पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो क्या, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील डाइवर्टेड कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पुर्तगाल टू द वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी हुई? जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो शिप्स ही तोड़ देते थे, तो वो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई, मोनोपोलाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन एरियाज अराउंड इंडियन ओशन। तो जो पावरफुल रूलर्स आ गए इजिप्ट में, सीरिया वाली साइड और इंडिया में, तो ये उनके आगे स्टैंड नहीं कर पाए और हार गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्तुगीज। तो कौन सी रिलीजियस पॉलिसीज थी इनकी? जैसे मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी ये कन्वर्जन्स में इंडल्ज थे और फिर उनको स्लेव बना देते थे हिंदू गर्ल्स को या बाकी रिलीजन की के लोगों को। और इनमें और भी एक चीज़ थी, और सबसे पहले यूसीसी भी इन्होंने ही लाया। आजकल बहुत चल रहा है न्यूज़ में यूसीसी, है ना? तो आपको पता होगा सबसे पहले यूसीसी इंडिया में पोर्तुगीज़ ने ही लाया। इंडिया में एक ही स्टेट है जो यूसीसी फॉलो करती है, कौन सी है वो? गोवा। ठीक है, क्या है यूसीसी, पता है किसी को इसके बारे में? हाँ हाँ, काफ़ी चीज़ें आती हैं, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, हाँ, सुप्रेशन, बहुत कुछ होता है इसमें। बस हमें हमारे मतलब आंखों के सामने वो 4 चीज़ें ही आती हैं। अभी ड्राफ्ट आएगा फिर हमें पता चलेगा किस किस पे बात होने वाली है। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी डिफरेंट रिलीजन अपने अपने पर्सनल लॉज फॉलो करते हैं। लाइक इन इस्लाम, तो इस्लाम में 4 मैरिजेज अलाउड हैं इस्लाम में। हाँ, तीन तलाक तो हो गया ख़त्म। हाँ, तो कौन सा केस था वो 3 तलाक ख़त्म करने वाला? शायरा बानो केस। ठीक है, तो 3 तलाक ख़त्म हो गया। और भी काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे
मान सकते हैं हिंदूज़ में भी कि एक ही मैरिज करेंगे, ट्राइबल्स में कि मतलब आज का नॉर्म क्या है, सभी को लगता है कि एक मैरिज जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। वो क्यों होना चाहिए स्टैंडर्ड, रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न यही है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लगता है होना चाहिए, तो इसलिए सभी चाहते हैं कि होना ही चाहिए। और माइनॉरिटीज़ को यही डर है कि जो मेजॉरिटीज़ को लगता है वही वो हम पे भी इम्पोज करना चाहेंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है जो मेजॉरिटी को लगता है वो सही हो, है ना। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हिंदुज़म में भी अच्छी नहीं है, काफ़ी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, अनटचेबिलिटी, दो कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिस्कार्ड करता है, लेकिन आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। आज भी कोई अगर छोटी कास्ट का लोग या किसी का काम अच्छा नहीं हो तो हम उनसे ढंग से बात नहीं करते, या मुंह फेर के चले जाएंगे, साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे। मैं नहीं कह रहा आप लोग करते हो, मैं नहीं कह रहा मैं करता हूँ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रेवलेंट हैं, ठीक है। हमारा माइंडसेट ऐसा ही है कि जिसके पास कैटेगरी होगी तो उसका कट ऑफ कम जाता है, वो उसको पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा थोड़ी है बिना पढ़े तो किसी का क्वालिफाई नहीं होता, है ना। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माइंडसेट लोगों का आज भी वैसा ही है, चाहे चीज़ें चेंज हुई हैं। तो यूसीसी में ये है कि सबका सब कुछ सेम होगा। मान लो उन्होंने डिसाइड कर दिया यूसीसी में, अगर मान लो उनको लगा कि नहीं इस्लाम में 4 मैरिजेस का है और हिंदुज़म में 1 मैरिज का है, 2 मैरिज रख देते हैं सबके लिए, है ना। तो आपके लिए तो यूनिक हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा कैसे, कुछ भी कर सकते, लॉ बनाना है उनकी मर्जी है ना। तो अगर उन्होंने ट्राइबल्स में काफ़ी ऐसे सिस्टम हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है, मैट्रिलिनियल सिस्टम है कुछ वहाँ पे, मेघालय वाली साइड है, केरला वाली साइड है। क्या होता है कि जो फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की तो होती नहीं, मदर की होती है वहाँ पे, तो मदर की प्रॉपर्टी उनकी बेटी को ट्रांसफ़र होगी, तो जो लड़का होगा वो घर जमाई बन के रहेगा, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर हम नॉर्थ में बात करें तो लगेगा कि हाँ ये तो कितना, मतलब इसकी तो सेल्फ डिग्निटी ही नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए नॉर्मल है। तो हमें लगता है जो हम फेस कर रहे हैं वही सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पता ही नहीं है ना। दो इस पे अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास बात करने में, हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे सोशल इश्यूज़ पे। ये सब डिस्कशन होना ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड इस चीज़ के लिए ब्रॉड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अभी तक सोसाइटी काफ़ी ऐसे टैबूज़ बना चुकी है हमारे लिए, जो हमें लगता है कि हमें इस पे बात ही करना बहुत गलत है। आज मैं रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स से बात कर रहा था, मेरे दोस्त हैं, तो सुबह ही एक न्यूज़ थी, तो मैं उनको बता रहा था कि ऐसी ऐसी न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या थी कि 2 फीमेल्स हैं लेस्बियन, और उन दोनों ने मैरिज कर ली, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन हाँ होती हैं, मैं क्या बता रहा हूँ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनके पेरेंट्स को काउंसलिंग, इनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करो कि पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत है, ये तो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो मतलब वही है ना, वो डॉक्टर्स जो है उनको मेडिकल नॉलेज है, लेकिन उनको सोसाइटी के बारे में पता नहीं है। उनको लग रहा है जो उनको लगता है वही सही है। इक्वालिटी है, सबके लिए होनी चाहिए, है ना। एलजीबीटीज़ आज तक टैबू बना हुआ था, लेकिन जब से ये डीक्रिमिनलाइज हुआ है 377 सेक्शन ऑफ आईपीसी, तब से थोड़ा सोसाइटी में रिफॉर्म आया है। लोग एटलीस्ट थोड़ी बात करने लगे हैं इस पर। पहले तो लगता था नहीं इनका श्राप लग जाएगा, इनसे बात नहीं करनी है, इनको टच। आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पास ही नहीं जाते, दूर से भाग जाते हैं, है ना। आई आइडेंटिफाई एज ए डॉग, ये तो मैं कुछ वो तो गलत है, वो तो है गलत, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा है ना, इसमें जो लॉ है उसमें है कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर से। तो मेडिकल ऑफिसर चेक करेगा कि आप सच में वैसे हो भी या नहीं हो। तो कानून तो सही है, लेकिन वो तो सोसाइटी में तो काफ़ी कुछ चलता रहेगा ना। फ्रॉड तो, हाँ फ्रॉड तो चलता रहेगा, लेकिन जो सही में है उनको तो राइट्स मिलने चाहिए। वो तो काफ़ी सालों से ऐसे जी रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते सोसाइटी में, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, सोसाइटी के लोग उनसे बात नहीं करना चाहते। स्कूल में अगर उनकी पहले तो एडमिशन ही नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो उनके साथ कोई बैठेगा नहीं, बात नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा।
तो कहीं ना कहीं वो सोशल सेक्लूजन में जी रहे हैं। तो उनकी मेंटालिटी उनको भी ह्यूमेन फील करवाने के लिए कम से कम हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको वैसे ट्रीट करना पड़ेगा जैसे हम बाकी ह्यूमंस को करते हैं। किसी ने कांत पढ़ा है, इमैनुअल कांत? नहीं पढ़ा? तो इमैनुअल कांत कहता है कि हर किसी को एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए, हर एक इंसान को डिग्निटी उसका मतलब एक राइट है, ठीक है। हमें हर किसी को एक बेसिक मिनिमम डिग्निटी देनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, उसका जो भी वो ऑक्यूपेशन करता है, जो भी करता है, अगर एक सफाई करने वाला है या एक IAS है, कहीं ना कहीं वो दोनों डिज़र्व करते हैं एक डिग्निटी, क्योंकि दोनों इंसान हैं, ठीक है। तो ऐसे हम किसी को इनह्यूमन फील नहीं करवा सकते। और दूसरा वो कहता है कि वी कैन नॉट यूज़ एनी वन एज ए मीन टू सर्व अ पर्पस। तो मतलब हम किसी बंदे को अपना पर्पस सर्व करने के लिए एज अ मीन्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ह्यूमंस को एज अ ह्यूमंस ट्रीट करना है, एज एंड इन देमसेल्फ। ह्यूमंस को ह्यूमंस इसलिए ट्रीट करना है क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, ये नहीं कि हाँ इससे मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा तो मैं इसको थोड़ा बेटरली ट्रीट करता हूँ, अगर कोई मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आगे बहुत कुछ आएगा, एथिक्स जब पढ़ेंगे तब अच्छे से कांत को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ, मेरा बताने का मतलब यही है कि हमें अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। हम उस सोच के साथ यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। वो सोच आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में चल सकती है, वो सोच आपके अलग प्रोफेशन में चल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा उनको बताना पड़ेगा कि हम जितने भी नए आइडियाज़ हैं सभी को एटलीस्ट उनके बारे में सोच सकते हैं। अगर नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतने ओपन है कि हम इसके बारे में बात तो कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। बाकी हर किसी का आइडियाज़ अलग होंगे, हर किसी की चीज़ के बारे में। अभी जैसे वो इशू हुआ था सबरीमाला, पता है कि सभी को सबरीमाला के बारे में? तो वुमेन्स को एंट्री नहीं मिलती थी सबरीमाला टेंपल में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि सभी वुमेन्स को अलो किया जाए। तो उससे जो ट्रेडिशनल मेंटालिटी के लोग हैं या जिनको ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अलो नहीं होना चाहिए, वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ये हमारे जो डाइटी हैं वो मेल हैं और वो मतलब ब्रह्मचारी थे, हाँ, तो इसलिए उनको नहीं अलो करना चाहिए। उनके पास भी अच्छे आर्गूमेंट है, डाइटी अगर हैं उनके ब्रह्मचारी तो ठीक है, लेकिन इक्वालिटी का मतलब यही है कि हर किसी को अलो होना चाहिए। फिर एक जब जजमेंट आई तो एक वुमेन जज ही थी जिन्होंने इस डिसीज़न को अपोज़ किया, इंदु मल्होत्रा। तो 4-1 से ये डिसीज़न पास हुआ था, लेकिन जो एक मेंबर थी जिन्होंने इस डिसीज़न को अपोज़ किया था वो इंदु मल्होत्रा थी। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों साइड के आर्गूमेंट पता होने चाहिए कि क्या पॉजिटिव होगा इससे, क्या नेगेटिव होगा, और एक कंक्लूजन लिखना फाइनल में जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लिख के जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ सीधा बोल देना ये होना ही नहीं चाहिए तो मिल गए मार्क्स। उनको बताना है कि हाँ हम थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, हम एटलीस्ट इस बारे में सोच सकते हैं कि अगर इसको प्रॉपर सेफगार्ड दिए जाएँ या वुमेंस को एंट्री मिल जानी चाहिए, और उनको अपना पॉइंट मतलब अच्छे से जस्टिफाई करना है आंसर्स में। उतनी टोटल स्पेस में आपको अपने सारे आइडियाज़ बताने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स बताने हैं दोनों साइड के, और फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन करना है आंसर के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया लेक्चर, वापस चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। तो कितनी वॉर्स हुई थी टोटल, पता है किसी को? 3। 1740 से 48, 49 से 54 एंड 57 से 63। तो रीज़न क्या था इनके लड़ने का, मेन रीज़न जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी का? कार्नेटिक में तो हुआ जो भी हुआ, लेकिन रूट कॉज कुछ और ही था। रूट कॉज था इनकी हिस्टोरिक रिवेलरी, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ऑस्ट्रियन सक्सेशन भी एक क्या एक इवेंट है जिसकी वजह से इनको लड़ने का मौका मिला।
इससे पहले भी आप देखोगे 1200-1300 से ये लोग लड़ ही रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। और लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों मेन पावर हैं यूरोप की, ठीक है। और जब भी दो पावर आमने सामने आती हैं तो क्या होता है? लड़ाई। दोनों अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। तो ये इनकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है लड़ने की। इंडिया में तो आके इनको बस मौका मिल गया है कि हाँ चलो यहाँ पे भी हाथ साफ कर लिए जाएं, ठीक है। तो इनकी कॉलोनीज थी दोनों की, 3 जगह पे इनकी लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे। एक तो आ गया नॉर्थ अमेरिका, एक आ गया यूरोप, और तीसरा आ गया इंडिया। नॉर्थ अमेरिका में क्या लड़ाई थी इनकी? दोनों ने बना ली थी अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पे, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में फ्रांस की कॉलोनी थी, ईस्ट कोस्ट में ब्रिटेन की कॉलोनी थी। दोनों खुद को इंक्रीज़ करना चाहते थे अपना इन्फ्लुएंस, और चाहते थे कि हाँ इकलौता बंदा रहे वहाँ पे, मतलब एक ही पावर रहे और बाकी वहाँ से निकल जाए। इसका मतलब एक ही है कि वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे और चाहते थे कि सारा एरिया हमारे कब्जे में आ जाए, हमारा कल्चर यहाँ पे प्रोलिफरेट करे। अभी जैसे मान लो फ्रेंच वहाँ से चले गए, है ना, उसके बाद अभी पूरा यूएस इंग्लिश बोलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी फ्रेंच बोल रहे होते। यूएस इंग्लिश बोलता है लेकिन ब्राज़ील पोर्तुगीज़ बोलता है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील की कॉलोनी थी, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे ब्राज़ील की है, या तो ब्राज़ीलियन लोग हैं वहाँ पे। जो पॉपुलेशन थी वो इंडिजीनियस थी, उनकी अपनी लैंग्वेज थी, ट्राइबल लोग थे। तो उनको हटा दिया या कुछ को मार दिया, कुछ को सिखा दिया और फिर अपने लोग सेटल कर दिए। अभी वो सारे पोर्तुगीज़ बोलते हैं और बाकी एरिया में स्पेनिश बोली जाती है ना। जितना भी लेटिन अमेरिका है, लेटिन अमेरिका पता है ना सारा कौन सा है? लेटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, जिसमें कंट्रीज़ आती हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सब ये सब, ठीक है। यूरुग्वे, पराग्वे वगैरह, ठीक है। तो इसको लेटिन अमेरिका कहते हैं। बाकी लेटिन अमेरिका में इन्फ्लुएंस था स्पेन का, तो वो स्पेनिश बोलते हैं। और लेटिन अमेरिका वाले फुटबॉल क्यों खेलते हैं? क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल फुटबॉल खेलते थे, इन दोनों ने लेटिन अमेरिका में भी वही फैलाया। और अभी मेन रिवैलरी क्या चलती है फुटबॉल वर्ल्ड कप में? जर्मनी वर्सेस फ्रांस, जर्मनी वर्सेस स्पेन, अर्जेंटीना मैसी है, पोर्तुगल रोनाल्डो है। तो बस मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री ही आगे इनको इस साइड लेके जा रही है। अगर इनकी पोर्तुगीज़ हिस्ट्री या ये स्पेनिश हिस्ट्री नहीं होती तो इनके पास फुटबॉल भी नहीं होता। इंडिया क्रिकेट क्यों खेलता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे। इंडिया, ब्रिटेन और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया का भी यही है, वहाँ पे भी ब्रिटिश रूल था, है ना। तो इनकी एक वॉर यहाँ पे चल रही थी नॉर्थ अमेरिका में। दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को वहाँ से हटा दिया जाए, अपनी मोनोपोली क्रिएट की जाए और अपना कल्चर फैलाया जाए। यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया पता होगी सभी को कंट्री, हाँ। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, ठीक है। साथ में हंगरी, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे रूल करता था हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर इस टाइम पे थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा था और सक्सेशन का डिस्प्यूट था, जो हम हमेशा देखा हमने इंडिया में भी। जब भी कोई मुग़ल रूलर वीक होता था तो सक्सेशन डिस्प्यूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होते थे, जैसे औरंगजेब और वर्सेस दारा शिकोह, सभी को पता है। तो वैसा ही था यहाँ पे भी। और फ्रांस चाहता था अपना इन्फ्लुएंस जमाना और यूरोप चाहता था फ्रांस को कंटेन करना, कि फ्रांस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया तो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस नहीं होगा और दोनों का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अभी यूएसए वर्सेस चाइना चलता है, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कंटेन करना चाहते हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस एरियाज़ में ज़्यादा ना बढ़े, मतलब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे दूसरे का घटाएंगे। वैसा ही था यूरोप में फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में दोनों अपने अपने हाथ साफ करते हैं और इसी में इनको मौका मिल जाता है इंडिया में भी, ठीक है। इंडिया में क्या चल रहा होता उस टाइम पे? हाँ, यहाँ पे तो मतलब नॉर्थ अमेरिका में तो चल ही रही हैं, है ना। तो इस टाइम पे इंडिया में भी इनको मौका मिल जाता है। इनकी हिस्टोरिक रिवेलरी है पहले से। अब ये वैसे छोटे छोटे इश्यूज़ पे कोई लड़ता नहीं है, लेकिन इन पहले से ही दुश्मन होंगे, उनको तो मौका चाहिए ना। तो अभी यहाँ पे क्या होता है 1740s में, कार्नाटिक एक एरिया है,
कार्नेटिक कौन सा एरिया है? साउथ वाला, मेनली आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है ये नॉर्दर्न सिरकार्स, इसका भी मेंशन करेंगे अभी हम, ठीक है। मैप मैंने पूरा गंदा कर दिया वैसे। तो कार्नेटिक वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंच एस्टेब्लिश हो गए होते हैं 1740s के आसपास। 1745 के बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे ट्रेड प्रिविलेजेस ले लेते हैं। ट्रेड प्रिविलेजेस क्या मतलब कि परमिशन ले लेंगे ट्रेड करने की, और मतलब लिबरल टर्म्स में ट्रेड करेंगे, जैसे टैक्स कम लगेगा जी आपको, या फिर आपको कुछ हम फेवर दे देंगे अपनी तरफ से, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगेंगे, कुछ भी मतलब। तो फ्रेंच चाहते हैं कि हमें ही मिले, इनको क्यों मिले, तो हो जाती है इनकी वॉर स्टार्ट, और फाइनली फ्रेंच जीत जाते हैं। जीतते कैसे हैं? ब्रिटिशर्स जो थे, हाँ, पहली में क्या होता है कि जो फ्रेंच लड़ते हैं ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन की आर्मी आई नहीं होती है तब तक इतनी ज़्यादा। फ्रेंच कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट अच्छे से फंड करती थी। गवर्नमेंट कंपनी थी तो गवर्नमेंट आर्मी भी देगी प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको आर्मी खुद से रेस करनी पड़ती थी। वो नई जगह पे जाएगी तो उसको आर्मी तो मिलेगी नहीं, तो उसने क्या किया, उसने कार्नेटिक का नवाब अनवरुद्दीन के पास गए कि हमें बचाइए, हमसे फ्रेंच लड़ रहे हैं। और अनवरुद्दीन बचाने आता है और फिर हार के चला जाता है, ठीक है। और फाइनली ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ले चपेले। ठीक है, तो ये 1748 की बात है। 1748 में एक और फर्स्ट वॉर ख़त्म हो गई। 1748 में फ्रेंच जीत गए। होता क्या है, थोड़ी बहुत टेरिटरीज एक दूसरे की कैप्चर करते हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिका में, कुछ यहाँ पे। ट्रीटी के बाद क्या होता है, जिसने जो जो एक दूसरे की कैप्चर किया है उनको वापस करो और स्टेटस को पे आ जाओ। स्टेटस को मतलब जो एग्जिस्टिंग था उसी पे, जो पहले था, ठीक है। तो सभी वापस अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन तभी होता क्या है, 1748 में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है कि हैदराबाद का नवाब, हाँ वो बहुत पहले 1757 में ब्लैक होल ट्रेजेडी, वो जब बंगाल पढ़ेंगे तब आएगी, ठीक है। तो 1748 में आसफ जहाँ नवाब होता है हैदराबाद का, उसकी डेथ हो जाती है और स्टार्ट हो जाता है सक्सेशन डिस्प्यूट। हाँ हाँ, तो किस किस के बीच में सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट होता है? एक तो नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। तो होता क्या है, हैदराबाद वाले एरिया में और कार्नाटिक वाले एरिया में, ठीक है। तो कार्नाटिक जो है वो थोड़ा नीचे है, हैदराबाद थोड़ा सा ऊपर है। कार्नाटिक इस पर 2021 में 22 में शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, और काफ़ी डीप क्वेश्चन है जो आप मतलब पूछा हुआ है कि कार्नाटिक जो था वो हैदराबाद से ही निकला हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कार्नाटिक एक अलग स्टेट था, लेकिन हैदराबाद इसको प्रोटेक्ट करता था, मतलब अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हैदराबाद था ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है स्टेटमेंट। तो इसमें होता क्या है, हैदराबाद का जो हेड है नवाब वो मर जाता है, और इसका बेटा नासिर जंग और इसका ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, दोनों में वॉर स्टार्ट हो जाती है कि अब गद्दी किसके पास जाएगी। मुजफ्फर जंग कहता है कि मेरे को गवर्नर बनाया कर्नाटक का मेरे दादाजी ने, तो मैं ही बनूंगा। नासिर जंग कहता है कि नहीं, मैं बेटा हूँ, मैं ही बनूंगा। तो फाइनली डुप्लेक्स गवर्नर होता है उस टाइम पे फ्रेंच का इंडिया में, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। वो देखता है छोटे छोटे इवेंट्स मुझे मिले और मैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाऊँ, तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग को, और ऑब्वियस है फिर ब्रिटिशर सपोर्ट करेंगे नासिर जंग को, ठीक है। और उस टाइम पे यहाँ का कर्नाटक का नवाब होता है अनवरुद्दीन। इससे पहले नवाब होता है दोस्त साहिब, ठीक है। और ये अनवरुद्दीन, ये चंदा साहिब जो है ये दोस्त जो भी है, दोस्त जो भी था साहिब, ठीक है। तो उसका दोस्त अली, हाँ उसका रिलेटिव होता है कोई,
तो ये मराठा के कब्जे में होता है उस टाइम पे। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी स्टोरी याद रखने की, कोई नहीं पूछेगा आपको, कहीं पे नहीं आने वाली। जस्ट मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, ठीक है। कि दोस्त अली का ये रिश्तेदार होता है, सन इन लॉ होता है, तो मराठास के कब्ज़े में होता है। तो अभी क्या वो छोड़ देते हैं इसको, तो कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। अब ये कहता है कि अनवरुद्दीन को कैसे बना दिया, मेरे को बनना था, क्योंकि पुराना वाला सुल्तान तो मैं सन इन लॉ हूँ तो मैं डिज़र्व करता हूँ, तो अनवरुद्दीन तो कोई भी नहीं था, मतलब नॉवल वगैरह होगा कोई, तो उसको कैसे बना दिया। तो फाइनली सेकेंड वॉर स्टार्ट होती है और फिर फ्रेंच काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होते हैं और चंदा साहिब फाइनली इंस्टॉल कर दिया जाता है। मतलब फ्रेंच के जो भी सपोर्टर होते हैं, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, दोनों को गद्दी मिल जाती है और ब्रिटिशर्स के जो भी होते हैं उनको गद्दी नहीं मिलती। तो फाइनली उसके बाद क्या होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते हैं और फिर होती है सीज ऑफ ऑरकॉट। ये है 1751 का इवेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, सीज ऑफ ऑरकॉट। तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स का जो चीफ होता है या गवर्नर कहेंगे उस टाइम का, रॉबर्ट क्लाइव, तो वो कुछ 280-90 की फोर्स, छोटी सी, हाँ जो भी, कोई नंबर कोई मैटर नहीं करता, 218 हो या 118 हो, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला नंबर्स। ये बस आपको अब स्पेक्ट्रम में ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेकार दी गई हैं, आपको बस उलझा के रखती है नंबर्स में, जबकि इतने ज़्यादा डीप कोई पूछता नहीं है। यूपीएससी तो बिल्कुल भी नहीं पूछता, ठीक है। आप मुझे पिछले कुछ ईयर्स के पेपर बता देना, ये नंबर्स, ये 218 तो छोड़ दो, वो ईयर्स भी नहीं पूछते, मेनली सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन सा इवेंट किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। तो आपके माइंड में वो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, ईयर्स का उनको मतलब नहीं है, ठीक है। तो सीज ऑफ ऑरकॉट होता है, रॉबर्ट क्लाइव कुछ अपने बंदे लेके जाता है और ऑरकॉट कैपिटल होती है कार्नेटिक की, इसको कैप्चर कर लेता है और वो मान रहा होता है कि जो भी है ये चंदा साहिब अपनी कैपिटल को बचाने के लिए आएगा, और वो सच में आता है और फिर इसको मार देते हैं वो, ठीक है। और फाइनली हाँ, ट्रीटी ऑफ वैंडी वॉश 1760 की है, वो इसमें नहीं है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 की है, ठीक है। यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है यहाँ पे, मैंगलोर नहीं होती, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है। तो इसमें फाइनली क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने इनको इंस्टॉल कर देते हैं और फाइनली फिर से ट्रीटी होती है जिसमें दोबारा उनमें सुलह होती है कि अभी क्या होगा, जो जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हुई है वो फाइनली वापस दे दो। और फिर फाइनली स्टार्ट होती है 7 ईयर वॉर यूएस वाली साइड में, और फिर उसकी वजह से फाइनल क्या होता है कि बैटल ऑफ वांडी वॉश होता है 1760 में, जिसमें ब्रिटिश जो है फ्रांस को बिल्कुल हरा देते हैं। और फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में फ्रेंच अपनी डिफीट एक्सेप्ट करते हैं और फिर छुट्टी लेके घर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इस सब का, हुआ क्या, सिग्निफिकेंट क्या हुआ यहाँ पे? आपस में नहीं लड़ते रहे, आपस में कोई नहीं लड़ा। सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ इंडिया का? इंडिया ने, इंडियन रूलर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था एज ए इंडिपेंडेंट रूलर। ब्रिटिशर सबसे पहले हेल्प लेने गए थे अनवरुद्दीन की कि आइए हमें बचाइए। और लास्ट बैटल में क्या हो रहा है, लास्ट बैटल में इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ रहे हैं और अनवरुद्दीन को पहले ही मार दिया जा चुका है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अब 1 by 1 लड़ रहे हैं, उनको इंडियन रूलर्स की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इंडियन रूलर साइड पे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारा देख लेंगे, ठीक है। दूसरा मेन क्या हुआ यहाँ पे, फ्रेंच चले गए, अब ब्रिटिशर्स अकेले ऐसी मेन पावर है जो बची है इंडिया में। इससे पहले 1759 में बैटल ऑफ बिदेरा होता है जिससे वो डच को भी भगा देते हैं ब्रिटिशर्स, और 1760 में सीज ऑफ आर्कॉट नहीं, बैटल ऑफ वैंडी वॉश, ठीक है, जिससे वो फ्रेंच को भी हरा देते हैं। और अब ब्रिटिश की अब मोनोपोली एस्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है। मोनोपोली है तो फिर अब किसी को भी एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी मर्जी से, है ना। तो इसके बाद उनका शुरू हो जाता है आपस में रूलर्स को लड़ाना और फिर दोनों को प्रोटेक्शन देना कि तेरे को, तू भी हमें पैसे दे हम तेरे को भी बचाएंगे, तू भी हमें पैसे दे हम तेरे को भी बचाएंगे। बचाएंगे किससे भाई, जब दोनों को तुम्हें बचा रहे हो, दोनों लड़ेंगे ही क्यों, है ना। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ बाद में हम पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो आगे आएंगी। फिलहाल लिखो इस पे। स्टोरी थोड़ी क्लियर है या
लिखिए फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर। सेवनटीन 40 से 48। आप लोग इससे पहले वाली क्लास भी अटेंड करते हो? आज नहीं थी, मतलब ऐसे रोज होती है। तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है? मतलब 15-20 हैं। फिर तो ठीक है। इसमें लिखिए फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर 1740 से 48। 48 dispute broke out in the Carnatic region, where the Nawab of Carnatic had given trading privileges Nawab of Carnatic had given trading privileges to the British. Full stop. The French did not appreciate the British trading presence in Carnatic and attack them. अब सभी लोग जम्मू से ही हो? नहीं, कहाँ से? बिलावर, वो तो कठुआ वाली साइड आता है। हाँ, क्या कह रहे हो? दमपुर से हो? कहाँ से? रामनगर। रामनगर में कहाँ से? रामनगर सिटी। अच्छा, एंड अटैक देम, यहाँ तक लिखा ना? द ब्रिटिश अप्रोच्ड एजेंट्स, द ब्रिटिश प्रेजेंस ट्रेडिंग प्रेजेंस इन कार्नेटिक एंड अटैक देम। हाँ, मतलब उनकी प्रेजेंस वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। PRESENCE प्रेजेंस, हाँ प्रेजेंस। फुल स्टॉप। द ब्रिटिश अप्रोच्ड द नवाब ऑफ कार्नेटिक ब्रैकेट में लिखिए अनवरुद्दीन, कार्नेटिक CARNATIC, अनवरुद्दीन फॉर हेल्प and in the first Carnatic war the Nawab's forces were defeated by the French. Defeated by the French in the Battle of Saint Thome, THOME, Saint Thome, SAINT, Saint Thome, THOME। तो इसमें अनवरुद्दीन को हरा देते हैं फ्रेंच, और फाइनली ट्रीटी ऑफ एग्स-ले-चैपेले साइन की जाती है। इसमें लिखिए आगे, फॉलोड विच ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपेले
चपेले, यहाँ पे लिखा होगा मैंने स्पेलिंग, हाँ LECHAPELLE, PELLE. Actually Chapelle was signed full stop. Signed, SIGNED. नेक्स्ट लिखिए सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर. सेवनटीन 49 से 54. इसमें लिखिए बाई 1749 द फ्रेंच सपोर्टेड कैंडिडेट emerged victorious in Hyderabad ब्रैकेट में लिखिए मुजफ्फर जंग एंड कार्नेटिक रीजन ब्रैकेट में लिखिए चांद साहिब. full stop. In response for the assistance to Muzaffar and Chand Sahib, the northern Sarkar region, सिरकार लिखना CIRCAR, नॉर्दर्न सिरकार रीजन, CIRCAR, सिरकार रीजन was handed over as a Jagir to the French, by Hyderabad. नेक्स्ट लिखिए इन 1749 अनवरुद्दीन was killed by the combined army of French, Chand Sahib and Muzaffar Jung in the Battle of Ambur, AMBUR, Battle of Ambur in 1749. नेक्स्ट लिखिए बट आफ्टर सम टाइम चांद साहिब was assassinated by Muhammad Ali. With British assistance,
and become the ruler of Carnatic. Become the ruler of Carnatic. तो ये कौन है मोहम्मद अली? ये अनवरुद्दीन का बेटा है। अनवरुद्दीन को मारा चांद साहिब ने, अनवरुद्दीन के बेटे ने चांद साहिब को मार के खुद गद्दी ले ली। ठीक है, तो यही हुआ हैदराबाद में भी। लिखिए आगे, इन हैदराबाद मुजफ्फरजंग was replaced by सलबत जंग, SALBAT। तो ये सलबत जंग जो है नासिर जंग का बेटा है, SALBAT। सलबत जंग यहाँ पे नहीं होगा नाम, यहाँ पे मेंशन नासिर जंग। ठीक है, तो नासिर जंग का बेटा सलबत जंग। तो मुजफ्फर जंग को हरा दिया, लेकिन नासिर जंग खुद रूलर नहीं बना, उसने अपने बेटे को बना दिया जो है सलबत जंग। ठीक है, बाई ब्रिटिश असिस्टेंस and so by the end of second war in 1954 in 1754 sorry 54 British had its influence on both the areas। तो अभी ब्रिटिश डोमिनेंट हो गए सेकेंड वॉर के बाद। ऑन बोथ द एरियाज, तो अभी ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है सेकेंड वॉर के बाद। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की जाती है। एक ही सबसे पहले डिमांड वो ये रखते हैं कि सबसे पहले डुप्लिक्स को भगाओ यहाँ से। डुप्लिक्स फ्रेंच गवर्नर होता है और उसने बहुत परेशान किया होता है ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर सबसे पहले फ्रांस से ये डिमांड करता है कि इसको हटाओ और फिर अपनी टेरिटरीज हम आपको वापस दे देंगे, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ पे रहेगा तो बहुत पंगे क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके बाद इसके कुछ लिंक्स मैसूर में जो हैदर अली वगैरह थे उनके साथ भी थे। तो वहाँ पे भी उनको ट्रेन करता था और उनके साथ मिलके काफ़ी रेवोल्यूशनरी काम करता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन्होंने क्या किया, जैसे तैसे हो गए इसको डुप्लिक्स को भगाया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन 1754 द ब्रिटिश एग्रीड to return the French trading positions in the region allowed France to retain a controlling influence over Hyderabad, and demanding the withdrawal of Dupleix. DUPLEIX, डुप्लिक्स, ब्रैकेट में लिखिए ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वॉर। ऑल्सो कॉल्ड 7-year वॉर, सेवन-ईयर वॉर 1756 से 63। फुल स्टॉप। हॉस्टिलिटी broke out between the British
एंड द फ्रेंच पोजीशंस इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें इंडियन कोई कॉज था ही नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका में लड़ रहे हैं, बस वहाँ का स्पिल ओवर है यहाँ पे आ गया है। हॉस्टिलिटीज broke out between the British and the French positions in North America. Full stop. These hostilities soon spilled over to South India, and the Third Carnatic War that ended in 1763 saw the French getting defeated in both North America and South India. Full stop. The key battle was the Battle of Vandy Wash, WANDIWASH, Battle of Vandy Wash in 1761, where French suffered setbacks and ultimately in 1763 setbacks and ultimately in 1763 with the Treaty of Paris the French withdrew from the region. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन 1766 नॉर्दर्न सिरकार्स were granted Sircar, CIRCAR, were granted as a Jagir to British. Signaling about the operational influence SIGNALLING, signaling about the operational influence of British in Hyderabad. Operational influence of British in Hyderabad. ये तो हमने पढ़ लिया कि फ्रेंच हार गए, लेकिन फ्रेंच हारे क्यों? मेन रीज़न क्या थे इनके हारने के? क्या कॉजेज़ थे इनके हारने के? क्या लगता है आपको? सबसे पहला तो यही मैंने आपको बताया कि फ्रेंच जो कंपनी थी वो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी थी, ठीक है। तो उनको कुछ भी डिसीज़न लेना होता था तो उनको पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, उनका ऑपरेशनल कंट्रोल उन्हीं के पास था। वो फ्रांस में भेजेंगे कोई प्रपोज़ल और फिर वहाँ से वो पास होके आएगा, तब तक ब्रिटिशर्स काफ़ी आगे निकल चुके होते थे। तो एक ये मेन रीज़न था फ्रांस के हारने का। और ये सब क्या होता है ना, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये
बस एक, जैसे आप कल डिस्कस कर रहे थे, आपने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया उस पॉइंट पे कि अहमद शाह अब्दाली आया और उसकी वजह से मुगल्स डिक्लाइन हो गए। तो अगर हम देखें, अहमद शाह अब्दाली का कोई रोल था ही नहीं मुगल्स के डिक्लाइन होने में। उस टाइम पे मुगल्स तो लड़ ही नहीं रहे थे, वो तो मराठा लड़ रहे थे। अहमद शाह अब्दाली के आने से एक चीज़ कन्फर्म हुई, ये कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन रूल करेगा इंडिया पे, एक चीज़ कन्फर्म हुई कि एटलीस्ट मराठा तो रूल नहीं करेंगे इंडिया पे, ठीक है। उसके बाद मराठास ने बहुत जोर मारा, लेकिन वो अपनी पावर रिगेन नहीं कर पाए। मुगल्स तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं उस टाइम पे, मुगल्स ऑलरेडी डिक्लाइन पे थे, मुगल्स का डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, मुगल्स तो लड़े ही नहीं थे उसमें, उसमें मराठा का मेन रोल था, ठीक है। तो लिखने में लिख सकते हैं, लेकिन वो इवेंट से क्या होता है, इवेंट से आप डिले कर सकते हो प्रोसेस, ठीक है, लेकिन आप वो प्रोसेस स्टॉप नहीं कर सकते। मान लो इवेंट की बात मैं करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए हुए हैं, ठीक है, तो इससे ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट रुक जाएगी। 10 साल के बाद आप देखना हिमाचल प्रदेश फिर वहीं पे खड़ा होगा जहाँ पे वो आ जाए। लेकिन किसी चीज़ को डिक्लाइन करना है तो उसके रूट कॉजेज़ क्या होते हैं। मान लो इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ गए कि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा इंटरप्राइज खड़े करने के लिए, सरकार सारा लेके जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा, उससे क्या होगा, सिस्टमेटिक डिक्लाइन होगा, लोग धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे और उससे क्या होगा, इसके कॉजेज़ अगर आपको मैं बताऊं कि क्या हो सकता है, ठीक है, दो इनफॉर्मल है, मैं आपको जस्ट कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। मान लो सरकार ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं होंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, कोचिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ये आगे थोड़े ज़्यादा लेवल पे, अगर लोग और ज़्यादा गरीब हो गए, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, काम पे भेजेंगे, तो एजुकेशन में इम्पैक्ट आएगा, और एजुकेशन में इम्पैक्ट आया तो धीरे धीरे वैसे ही पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन सिस्टमेटिकली अगर वही चीज़ 50-60 साल तक चले तो कहाँ से कहाँ पे पहुँचा देती है। और इवेंट्स का क्या होता है, इवेंट्स आपको सेटबैक दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका एवोल्यूशन या आपकी ग्रोथ रोक नहीं सकते इवेंट, ठीक है। अब हिमाचल के साथ जो भी हुआ, हिमाचल विद इन 10 ईयर्स हिमाचल दोबारा रीगेन करेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनके सरकार ने वैसा कुछ कोई पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की, या उनके लोगों में ऐसी अभी भी झील है एंटरप्रेन्योरशिप की। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो हिमाचल में रहते हैं या हिमाचल में काम करते हैं, तो बताते रहते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर माइंड्स है लोगों का। गांव-गांव में टूरिस्ट हब्स खुले हुए हैं, लोगों ने अपने अपने घरों में हर एक ने एक एक रूम रख लिया, टूरिस्ट को देंगे। हाँ, तो मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे गाँव हैं, जैसे हम आप ही बता रहे हो रामनगर वाला एरिया, उसके ऊपर काफ़ी एरिया जो भी एक्सप्लोर्ड नहीं है ना, तो लोकल्स को तो काफ़ी पता होता है, वो कौन को सामना वंज वाला एरिया हो गया, और भी काफ़ी एरिया हैं, डालसर लेक है, पता नहीं डंसाल लेक कुछ है ना, हाँ जो भी है, मतलब लोकल्स को पता रहता है, लेकिन वो डेवलप नहीं है एज ए टूरिस्ट हब। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, अब मलाना देखो, मलाना पता होगा सभी को, नहीं पता होगा, ठीक है। मेनली क्या है वहाँ पे, दो मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मलाना में क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद को मानते हैं कि हम अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो इलीगल ग्रोथ करते हैं, ये कैनाबिस वगैरह और सारा वहाँ पे इलीगल मिलता है। आप किसी भी दुकान या घर पे चले जाओगे तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब इतना ओपन है वहाँ पे, गाँव ने खुद को, और टूरिस्ट जाते ही इसीलिए वहाँ पे, ठीक है। हाँ मतलब हिमाचल में काफ़ी इन्फ्लुएंस है यूथ वहाँ पे जाने के लिए, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर गाँव ने अपनी कुछ ऐसी स्पेशलिटी डेवलप कर ली हुई है कि लोग वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे टूरिस्ट अगर आएगा तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ रेवेन्यू दे के जाएगा, और अगर टूरिस्ट आ रहा है तो वहाँ पे लोकल शॉप्स भी बनेंगी, जिसकी वजह से हिमाचल फिर से रीगेन करेगा, ठीक है। अभी तो ठीक है, अभी फ्लड्स आ रहे हैं, अभी 1 साल तक तो कोई टूरिस्ट जाने नहीं वाला, 1-1.5 साल लग जाएगा इनको रोड्स वगैरह सारे दोबारा रीगेन करने में, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो हिमाचल फिर से वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पर वो था। तो इवेंट क्या करते हैं, आपको हॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं धकेल सकते। तो वही मैं बता रहा था कि मेन कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच के हारने के, और क्या कॉजेज़ थे फ्रेंच के हारने के। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यूरोप में या ब्रिटेन में उस टाइम पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लेकिन फ्रांस जो था वो किंग के रूल में था, और इनके किंग एकदम बेकार थे उस टाइम के ना, लुईस 14, 15, 16 पढ़ा होगा किसी ने, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो लुई 16 के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है वो। तो वो काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा टैक्सेस लेना और
अय्याशी करना, उस सब में काफ़ी पैसा वेस्ट करते थे। उनको इस सब से बहुत कम मतलब था ये सब चीज़ों से ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अच्छे से असिस्टेंस नहीं दे पाए फ्रेंच कंपनी को। लेकिन ब्रिटिश कंपनी उस टाइम पे जो थी ब्रिटिश सरकार, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे हर इशू को अच्छे से डिबेट किया जाता था। और जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स थे उनको अच्छे से डिविडेंड्स दिए जाते थे। पार्लियामेंट का भी उसमें कुछ रोल था, थोड़ा बहुत थी वो कंपनी प्राइवेट, लेकिन पार्लियामेंट उसको आगे आके वो चेक करती थी उनके कंट्रोल को, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे फ्रांस के। और कमांडर्स, फ्रांस के केस में हमने बस डुप्लेक्स का नाम लिया और फिर डुप्लेक्स भी हार गया, और डुप्लेक्स को निकाल दिया, और उसके बाद फ्रेंच अगली ही वॉर में पूरे इंडिया से निकल गए। तो कहीं ना कहीं कमांडर्स का भी रोल था। और जबकि ब्रिटिशर्स के पास अच्छे खासे कमांडर थे, हेक्टर मुनरो था, रॉबर्ट क्लाइव था, लॉरेंस था, तो मतलब काफ़ी थे उनके पास। अगर एक जाएगा तो उनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। तो इनके पास बस एक वो डुप्लेक्स था, उसके बाद बसी था, और कुछ भी नहीं था इनके पास, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 मेन रीज़न थे इनके हारने के, जिस पे हम कल डिस्कस करेंगे, आगे कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इनफ है इतना, ठीक है। किसी को डाउट कोई?